हाईवे की काली अनंत तक फैली सड़कें और उन पर दौड़ते भारी भरकम ट्रक, ये एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया के अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं और अपने कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जिसने रात के सन्नाटे में स्टीयरिंग व्हील थामे मीलों का सफर अकेले तय किया हो। ये कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि ये दास्तान है उत्तर प्रदेश के उस कुख्यात काले हाईवे की, जिसे आज भी कई ट्रक ड्राइवर मौत का गलियारा कहते हैं। ये पूरी घटना विस्तार से हर उस खौफनाक पल के साथ दर्ज है जो उस रात राजेश कुमार नाम के एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। नवंबर का महीना अपने शबाब पर था। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी थी और दीपावली के ठीक बाद का समय होने के कारण बाजारों में माल की मांग बहुत ज्यादा थी। 38 वर्षीय राजेश कुमार, जो पिछले 15 सालों से ऑल इंडिया परमिट पर ट्रक चला रहा था, के लिए ये कमाई का सबसे अच्छा सीजन था। राजेश दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया से एक 16 चक्के के टाटा ट्रक में भारी मशीनरी और लोहे के कलपुर्जे लादकर कोलकाता के लिए निकला था। राजेश के साथ उसका पुराना क्लीनर और छोटा भाई जैसा दोस्त रमेश भी था। रमेश उम्र में छोटा था, लेकिन गाड़ियों के मामले में उस्ताद था। राजेश स्वभाव से बेहद व्यावहारिक और सख्त इंसान था। भूत प्रेत, जादू टोना या अंधविश्वास जैसी बातों पर वो ना तो खुद यकीन करता था और ना ही अपने सामने किसी को ऐसी बकवास करने देता था। उसका सीधा सा तर्क था, रोड पर सिर्फ 2 ही चीजें सच हैं, एक तुम्हारी गाड़ी का इंजन और दूसरा सामने से आती हुई गाड़ी की लाइट। इसके अलावा जो दिखे वो या तो नींद का झोंका है या शराब का नशा। शाम के करीब 7 बजे उन्होंने दिल्ली सीमा पार की थी। रात के 11 बजे तक गाड़ी सुचारू रूप से चलती रही। यमुना एक्सप्रेसवे को पार करने के बाद जब उन्होंने नेशनल हाईवे के उस हिस्से पर कदम रखा जो आगे चलकर बिहार की सीमा से जुड़ता था, तो मौसम का मिजाज बदलने लगा। कोहरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था, जो नवंबर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही वक्त से पहले और घना था। रात के करीब 1 बजे हुए वे लोग कानपुर के आगे एक छोटे से ढाबे पर रुके। राजेश ने पेट भरकर कढ़ी चावल खाया और एक कड़क कलाई चाय पी। रमेश ने भी खाना खाया, लेकिन उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे हल्का बुखार महसूस हो रहा था। राजेश ने रमेश के माथे पर हाथ रखकर देखा और कहा, अरे रमेशवा, तुझे तो तप रहा है शरीर। एक काम कर, तू कैबिन के पीछे वाले कैबिन स्लीपर बर्थ में जाकर चादर ओढ़कर सो जा। आगे का रास्ता लंबा है और कोहरा भी बढ़ रहा है, मैं अकेले संभाल लूंगा। भैया, रास्ता बहुत खराब है आगे और कोहरा भी ज्यादा है, आप अकेले बोर हो जाओगे, रमेश ने आंखें मलते हुए कहा। तू मेरी फिक्र मत कर, 15 साल से रोड पर खाक छान रहा हूं। तू दवा खा और चुपचाप सो जा, राजेश ने प्यार से डांटते हुए कहा। रमेश ने दवा खाई और ट्रक के कैबिन के पीछे बनी छोटी सी सीट, जो ड्राइवरों के सोने के काम आती है, पर लेट गया। कुछ ही मिनटों में उसकी गहरी और भारी सांसों की आवाज आने लगी। वो सो चुका था। राजेश ने ट्रक का गियर बदला, क्लच छोड़ा और 16 चक्के का वो विशाल ट्रक एक बार फिर अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। रात के 2 बजते बजते नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि ट्रक की ताकतवर पीली हेडलाइट्स की रोशनी भी सामने केवल 10 से 15 फीट तक ही जा पा रही थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं कोहरे में भूतिया आकृतियों जैसी लग रही थी। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग खत्म हो चुकी थी। कभी कभार कोई तेज रफ्तार वॉल्वो बस या कोई दूसरा ट्रक पास से गुजरता तो उसकी गड़गड़ाहट से सन्नाटा थोड़ी देर के लिए टूट जाता, लेकिन उसके जाते ही खामोशी फिर से चादर की तरह लिपटने लगती। राजेश ने ट्रक का स्टीरियो ऑन कर दिया। 90 के दशक के धीमे गाने कैबिन में गूंजने लगे ताकि उसे नींद न आए। कोहरे के कारण गाड़ी की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो पा रही थी। तभी सड़क पर एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। राजेश ने गौर किया
कि पिछले 15-45 मिनट से उसे सामने या पीछे कोई भी गाड़ी नहीं दिखी थी। आमतौर पर इस नेशनल हाईवे पर चाहे कितना भी कोहरा हो, ट्रकों की लाइन लगी रहती है, लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक अकेला ट्रक बचा हो। तभी कैबिन के भीतर का माहौल अचानक बदलने लगा। स्टीरियो पर चल रहा गाना अचानक घरघराहट की आवाज के साथ बंद हो गया। राजेश ने रेडियो का बटन घुमाया, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ एक अजीब सी हिसिंग सोन सोन की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। राजेश ने झुंझलाकर स्टीरियो बंद कर दिया। अब कैबिन में सिर्फ दो आवाजें थीं, एक ट्रक के भारी डीजल इंजन की घबराहट और दूसरी पीछे सो रहे रमेश के खर्राटों की। तभी राजेश को एहसास हुआ कि बाहर की ठंडक अचानक कैबिन के अंदर रिसने लगी है। हालांकि ट्रक के शीशे पूरी तरह ऊपर चढ़े हुए थे, फिर भी कैबिन के अंदर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि राजेश के मुंह से सांस लेते वक्त हल्की भाप निकलने लगी। उसने अपनी जैकेट के चेन को ऊपर तक खींचा और स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रात के ठीक 2:35 बजे ट्रक एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। सरकारी बोर्ड पर लिखा था सावधान वन्यजीव क्षेत्र, लेकिन वहां किसी जानवर की आहट भी नहीं थी। अचानक कोहरे की सफेद चादर के बीच, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच राजेश को एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। राजेश के पैर तुरंत ब्रेक पैडल पर चले गए। जैसे जैसे ट्रक धीमा हुआ और रोशनी उस आकृति पर पड़ी, राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक औरत थी। उसने बर्फ जैसी सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल कमर तक लंबे और पूरी तरह खुले थे। कोहरे और ठंड के बावजूद उसके शरीर पर कोई शॉल या स्वेटर नहीं था। वो सड़क के ठीक बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, जिससे उसके बाल आगे लटके हुए थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही ट्रक उससे महज 20 फीट की दूरी पर आकर रुकने जैसी स्थिति में आया, उस औरत ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और ट्रक को रोकने का इशारा किया। राजेश का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। इस सुनसान हाईवे पर रात के 2:30 बजे इस घने कोहरे में ये औरत कहाँ से आई? पहले तो उसके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कोई दुर्घटना हुई हो, या ये लुटेरों का कोई गैंग हो जो ड्राइवरों को रोककर लूटते हैं। हाईवे पर हसीना ट्रिक बहुत मशहूर थी, जहां किसी औरत को आगे कर गैंग पूरी गाड़ी लूट लेते थे। राजेश ने खिड़की से बाहर थूकते हुए खुद से कहा, बेटा राजेश, गाड़ी रोकनी नहीं है। लुटेरे होंगे, गाड़ी चढ़ानी पड़ी तो चढ़ा दूंगा, लेकिन रोकूंगा नहीं। उसने गियर बदला और एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक का इंजन जोर से गरजा और 16 चक्कों की वो भारी गाड़ी उस औरत की तरफ बढ़ी। राजेश को उम्मीद थी कि ट्रक को आता देख वो औरत रास्ते से हट जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही ट्रक उसके बिल्कुल पास पहुंचा, वह औरत बहुत ही अजीब और अस्वाभाविक फुर्ती से सड़क के किनारे की तरफ हट गई। ट्रक उसके पास से सनसनाता हुआ निकल गया। राजेश ने राहत की लंबी सांस ली। उसने ये देखने के लिए कि वो औरत कौन थी और क्या कर रही है, अपने दाईं तरफ के बड़े साइड मिरर शीशे में देखा। कोहरा था, लेकिन हेडलाइट्स के रिफ्लेक्शन और ट्रक की टेल लाइट्स की लाल रोशनी में शीशे के अंदर का नज़ारा साफ दिखना चाहिए था। लेकिन शीशे में कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह खाली थी। अजीब बात है, राजेश ने बड़बड़ाया। इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? खैर, मुझे क्या, बच गए, यही बड़ी बात है। अगले 5 मिनट तक राजेश का दिल तेजी से धड़कता रहा। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी थी, जो अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। लेकिन तभी ट्रक के इंजन में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसी आवाज तब आती है जब गाड़ी पर उसकी क्षमता से 2 गुना वजन लाद दिया गया हो। राजेश ने महसूस किया कि एक्सीलेटर पूरी तरह दबा होने के बावजूद ट्रक की रफ्तार अचानक गिरने लगी। 60, 45, 40 और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? क्लच प्लेट जल गई क्या? राजेश ने खुद से सवाल किया।
उसने गियर नीचे किया, लेकिन गाड़ी फिर भी भारी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई अदृश्य ताकत ट्रक को पीछे की तरफ खींच रही हो, या फिर ट्रक की बॉडी पर अचानक कई हजार टन का वजन बढ़ गया हो। उसी वक्त कैबिन के अंदर की बत्ती, जो बंद थी, अचानक एक बार झपझपाई और फिर बुझ गई। एक ऐसी बदबू जिससे राजेश का जी मिचलाने लगा। वो सड़ी हुई गीली मिट्टी, श्मशान की राख और सूखे पत्तों की मिलीजुली एक ऐसी गंध थी जो सिर्फ किसी बहुत पुरानी और बंद पड़ी जगह से आ सकती है। राजेश ने खों खों करते हुए खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन शीशा जैसे जाम हो चुका था। हैंडल टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे सो रहे रमेश ने नींद में एक गहरी और दर्द भरी कराह मारी। राजेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। रमेश सो रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे को बहुत भयानक सपना आ रहा हो। उसके मुंह से बुदबुदा निकल रही थी। नहीं, छोड़ दो, भैया बचाओ, रमेश, ओ रमेश। राजेश ने जोर से आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज कैबिन के अंदर ही घुटकर रह गई, जैसे हवा बहुत भारी हो चुकी हो। राजेश ने वापस सामने सड़क की तरफ देखा, और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बाईं तरफ की खाली सीट, जहां आमतौर पर क्लीनर बैठता है, पर कोई हलचल हुई है। वहां से गद्दे की दबने की चरचराहट की आवाज आई। हाईवे के ड्राइवरों में एक कहावत मशहूर है कि जब मौत तुम्हारे बगल में आकर बैठ जाए तो कभी मुड़कर मत देखना। लेकिन इंसानी फितरत ही ऐसी है कि वो ना चाहते हुए भी उसी तरफ खींचा चला जाता है जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। राजेश की नजरें धीरे धीरे रेंगती हुई बाईं तरफ घूमी। बाईं तरफ की सीट पर कोई बैठा था। ये वही सफेद साड़ी वाली औरत थी, लेकिन इस बार वो महज कुछ इंच की दूरी पर थी। राजेश के गले से एक चीख निकलने वाली थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज हलक में ही फंस गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया, जबकि कैबिन के अंदर की ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमने लगे थे। उस औरत का चेहरा, वो किसी जिंदा इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी त्वचा सूखी और झुलसी हुई थी, जैसे किसी भीषण आग में जल गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, उनमें कोई पुतली या काला हिस्सा नहीं था, सिर्फ दो खाली डरावने सफेद गड्ढे जो सीधे राजेश की तरफ देख रहे थे। उसके लंबे, गीले और काले बाल पूरी सीट और डैशबोर्ड पर फैले हुए थे। उन बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन सड़क पर पानी कहाँ था? वो पानी नहीं, कुछ और ही गाढ़ा गाढ़ा सा पदार्थ था। राजेश की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने तैर गई। उसने कई बार दूसरी गाड़ियों के हादसों की कहानियां सुनी थी, ड्राइवरों के पागल होने के किस्से सुने थे, लेकिन आज मौत उसके ठीक बगल में बैठी थी। वो औरत हिली। उसने अपना सूखा हड्डियों का ढांचा बन चुका हाथ धीरे से उठाया और डैशबोर्ड पर रख दिया। उसके नाखून काले और लंबे थे। उसने अपना सिर धीरे से राजेश की तरफ झुकाया। उसके होंठ नहीं हिले, लेकिन राजेश के कानों के पर्दे फटने लगे, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक तीखी, हिस्टेरिकल पागलपन जैसी आवाज गूंजी। तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी भाई साहब? इतनी कड़क ठंड है बाहर, मुझे भी आगे तक छोड़ देते। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी औरतें और बच्चे एक साथ मिलकर रो रहे हो और चिल्ला रहे हो। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वो पागलों की तरह मन ही मन हनुमान चालीसा की लाइनें दोहराने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही उसने चालीसा शुरू की, कैबिन के अंदर एक भयानक चीख गूंजी। वो औरत जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। चालीसा पढ़ोगे? इस सड़क पर कोई भगवान नहीं आता ड्राइवर, इस सड़क पर सिर्फ मैं हूं। वो आवाज फिर से गूंजी। राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और पूरी ताकत से चालीसा पढ़ता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत उसके और करीब आ गई है। उसकी ठंडी, सड़ती ही सांसें राजेश के गालों पर महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त अपने नुकीले नाखून राजेश की गर्दन में उतार देगी। उसी वक्त ट्रक के टायरों के नीचे की जमीन बदली।
गाड़ी बुरी तरह डगमगाने लगी। राजेश ने डरते हुए एक आंख खोली। सामने का नजारा देखकर उसका बचा कुचा खून भी सूख गया। कोहरे के बीच अचानक एक बहुत ही खतरनाक और तीखा मोड़ सामने आ गया था। उस मोड़ पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर लाल रंग से खोपड़ी का निशान बना था, लेकिन कोहरे के कारण वह तब तक नहीं दिखा जब तक गाड़ी उसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच गई। सड़क सीधे खत्म हो रही थी और सामने एक गहरी अंधी खाई थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि ट्रक की रफ्तार, जो कुछ देर पहले तक 30 पर अटकी हुई थी, अब अचानक बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। इंजन पागलों की तरह चीख रहा था। राजेश ने अपना पैर ब्रेक पर मारा, लेकिन ब्रेक पैडल पूरी तरह से फ्री हो चुका था। वह नीचे तक दब गया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई। नहीं नहीं, राजेश चिल्लाया। बगल की सीट से उस औरत की चीखने और हंसने की आवाजें और तेज हो गईं। वह ट्रक के स्टीयरिंग व्हील की तरफ झपटी, जैसे वह गाड़ी को सीधे खाई में ले जाना चाहती हो। राजेश के पास सोचने के लिए 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा था। उसने अपने डर को परे ढकेला। वह एक मंझा हुआ ड्राइवर था और संकट के समय उसका ड्राइवरों वाला रिफ्लेक्स जाग उठा। उसने हनुमान जी का नाम लिया, स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जकड़ा और अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उसे दाईं तरफ घुमा दिया। साथ ही उसने गाड़ी को सीधे 5वें गियर से उठाकर पहले गियर में डालने की कोशिश की। एक ऐसी तरकीब जो गियर बॉक्स को तबाह कर सकती थी, लेकिन गाड़ी को रोक सकती थी। एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। गियर बॉक्स से लोहे के टूटने की आवाज आई। ट्रक के 16 टायर सड़क को चीरते हुए रगड़ खाने लगे। चारों तरफ रबर के जलने का काला धुआं और चिंगारियां फैल गईं। ट्रक हवा में लहराया। पीछे लदा हुआ भारी माल केबिन को कुचलने की हद तक आगे की तरफ खिसका। ट्रक का पिछला हिस्सा हवा में थोड़ा उठा और फिर एक बहुत बड़े झटके के साथ गाड़ी रुक गई। झटका इतना जबरदस्त था कि राजेश का सिर सीधे स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। भैया, ओ भैया, आंखें खोलो भैया, क्या हो गया? किसी के लगातार हिलाने और रोने की आवाज से राजेश को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सुबह की हल्की पीली धूप कोहरे को चीरकर बाहर आ रही थी। सामने का नजारा देखकर राजेश का दिल एक बार फिर थम गया। ट्रक का अगला हिस्सा, बिल्कुल बम्पर और हेडलाइट्स, सड़क से बाहर हवा में लटके हुए थे। नीचे सैकड़ों फीट गहरी पथरीली खाई थी। अगर ट्रक 1 इंच भी और आगे बढ़ जाता तो आज उनकी हड्डियों का भी पता नहीं चलता। रमेश उसके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा डर से पीला था। भैया, आप ठीक तो हो ना? सिर से खून निकल रहा है। ये क्या हो गया? गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैं तो पीछे सो रहा था और जब इतना बड़ा झटका लगा तो मेरी आंख खुली, रमेश ने हाफते हुए कहा। राजेश ने तुरंत अपनी बाईं तरफ की सीट पर देखा। वहां कोई नहीं था। धूप की रोशनी में वह सीट बिल्कुल खाली और सामान्य दिख रही थी। केबिन की बदबू गायब हो चुकी थी। लेकिन जब राजेश की नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। डैशबोर्ड की काली प्लास्टिक पर, जहां उस औरत ने अपना हाथ रखा था, 5 उंगलियों के निशान झुलसे हुए रूप में छप चुके थे, जैसे किसी ने जलते हुए लोहे से प्लास्टिक को पिघला दिया हो। वहां से अभी भी हल्का सा धुआं उठ रहा था। राजेश ने रमेश का हाथ पकड़ा और कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। वे दोनों किसी तरह ट्रक के केबिन से रेंगकर बाहर निकले और सुरक्षित सड़क पर आ गए। ट्रक ऐसी स्थिति में फंसा था कि उसे बिना क्रेन के निकालना नामुमकिन था। वे दोनों सड़क के किनारे बैठे ही थे कि पीछे से एक सरकारी पेट्रोलिंग गाड़ी और एक पुराना ट्रक आता हुआ दिखा। पुराने ट्रक का ड्राइवर, जो उम्र में काफी बड़ा था और उसका नाम हरनाम सिंह था, ने गाड़ी रोकी। वह राजेश को पहले से जानता था। अरे राजेश, ये क्या हाल बना रखा है? गाड़ी खाई में कैसे लटका दी? तुम तो पुराने खिलाड़ी हो यार, हरनाम सिंह ने नीचे उतरते हुए कहा। राजेश कुछ नहीं बोला। वह बस चुपचाप सड़क की तरफ देखता रहा। हरनाम ने जब राजेश के सिर से बहता खून और उसके हाथों का कंपन देखा तो वह समझ गया कि मामला कुछ और है।
उसने अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और राजेश को दी। पी ले भाई, और साफ साफ बता क्या हुआ, क्या तूने भी उसे देखा? हरनाम की आवाज अचानक गंभीर हो गई। राजेश ने पानी पिया, अपनी फटी हुई आवाज को समेटा, और रात की पूरी दास्तान, उस औरत का दिखना, ट्रक का भारी होना, कैबिन के अंदर आना और स्टीयरिंग का घूमना, सब कुछ सच सच बता दिया। रमेश ये सब सुनकर हैरान था, क्योंकि उसने तो सिर्फ झटका महसूस किया था। हरनाम सिंह ने एक गहरी सांस ली, अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और सड़क के उस तीखे मोड़ की तरफ देखने लगा। राजेश, तू बहुत किस्मत वाला है जो आज जिंदा मेरे सामने खड़ा है। इस मोड़ को इस इलाके में मौत का मोड़ कहते हैं। हरनाम ने अपनी कहानी शुरू की। आज से ठीक 7 साल पहले, इसी नवंबर के महीने में और इसी तरह के घने कोहरे में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक अमीर आदमी की तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही एक गरीब महिला और उसकी 5 साल की बेटी को कुचल दिया था। कार का ड्राइवर रुका नहीं, बल्कि उसने भागने के चक्कर में महिला को कई मीटर तक ट्रक की तरह घसीटा। पास में ही एक ट्रक खड़ा था, जिसके ड्राइवर ने महिला की चीखें सुनी, लेकिन पुलिस के झमेले और लुटेरों के डर से उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और वहां से भाग गया। वह महिला और उसकी बच्ची तड़प तड़प कर वहीं मर गई। हरनाम ने आगे बताया, तब से लेकर आज तक इस 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी ड्राइवर रात के 2 से 3 बजे के बीच गुजरता है, उसे वह औरत दिखती है। अगर कोई ड्राइवर दया ठाकर या डर के मारे गाड़ी रोक देता है, तो वह कैबिन में बैठ जाती है, और अगर कोई उसे देखकर अनदेखा कर देता है, तो वह गाड़ी का एक्सीलेटर और स्टीयरिंग अपने कब्जे में ले लेती है और गाड़ी सीधे इसी खाई में गिरा देती है। पिछले 7 सालों में यहां कम से कम 20 ट्रक गिर चुके हैं और किसी भी ड्राइवर की लाश तक नहीं मिली। पुलिस इसे ब्लैक स्पॉट कहती है और कोहरे का एक्सीडेंट मानती है, लेकिन हम ड्राइवर जानते हैं कि यहां असल में क्या है। राजेश ने हरनाम की बात सुनी और फिर अपने ट्रक के कैबिन की तरफ देखा। वह झुलसा हुआ हाथ का निशान इस बात का सबूत था कि जो कुछ भी हुआ, वह कोई वहम या नींद का झोंका नहीं था। वह मौत से आमने सामने की मुलाकात थी। क्रेन बुलाई गई, ट्रक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजेश ने उस माल को कोलकाता पहुंचाया, लेकिन उस पूरे सफर के दौरान उसने रात में गाड़ी नहीं चलाई। जैसे ही सूरज ढलता, वह अपने ट्रक को किसी बड़े और भीड़-भाड़ वाले पेट्रोल पंप पर खड़ा कर देता और सुबह की पहली किरण निकलने के बाद ही स्टीयरिंग थामता। कोलकाता से वापस दिल्ली लौटने के बाद राजेश ने पहला काम यह किया कि उसने अपना ट्रक बेच दिया। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने बहुत समझाया कि इतनी अच्छी कमाई का जरिया मत छोड़ो, लेकिन राजेश का फैसला अटल था। उसने दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट ऑफिस खोल लिया। बल्कि दूसरे ड्राइवरों को काम पर रखता है, लेकिन आज भी जब कोई नया और युवा ड्राइवर उसके पास नौकरी के लिए आता है, तो राजेश उसे सिर्फ एक ही हिदायत देता है, चाहे कितना भी जरूरी माल हो, चाहे कितना भी बड़ा बोनस मिले, रात के 2 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के उस काले हाईवे पर गाड़ी मत चलाना, और अगर चलाना भी पड़े तो कोहरे में किसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत के लिए कभी ब्रेक मत मारना, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल पर नहीं, सीधे श्मशान पर खत्म होते हैं। राजेश आज भी हनुमान चालीसा अपने पास रखता है और अपने हाथ के उस हल्के से निशान को देखता है जो उस रात स्टीयरिंग व्हील को इतनी मजबूती से पकड़ने के कारण उसके खुद के हाथ पर छप गया था। वह रात बीत गई, लेकिन उसका रहस्य और खौफ आज भी उस सुनसान हाईवे पर कोहरे की चादर लपेटे किसी अगले ट्रक का इंतजार कर रहे हैं।